नमस्कार, मैं हूं सोनिया। विशेष में आपका स्वागत है। आज विशेष में बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर के खतरों के बारे में। हम पहले ही कोरोना की जो तीसरी लहर है उसके शुरुआती दौर में है और कहा जा रहा है कि अगले महीने यानी अक्टूबर को कोविड केसेस में पीक आ सकती है। ऐसे में जो स्कूल कॉलेजेस अब खोल दिए गए हैं और नियमों और कायदों में जो ढिलाई बरती गई है उसकी टाइमिंग कितनी सही है। साथ ही बात करेंगे कि कोरोना और यूरोलॉजी में क्या कनेक्शन है। खास करके जो सितंबर का महीना है वो दुनिया भर में प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है और साथ ही 20 से 24 सितंबर तक यूरोलॉजी वीक भी मनाया जाता है। इसका मकसद है लोगों में यूरोलॉजी हेल्थ को लेकर उनको जागरूक करना। यूरोलॉजिकल सिस्टम यानी कि हमारे शरीर में जो किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है, इससे जुड़ी जो समस्याएं हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। इस पर तफसील से बात करने के लिए मेरे साथ आज ट्राई सिटी के एमिनेंट यूरोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन मौजूद हैं। साथ ही इस पूरे मुद्दे पर विश्लेषण के लिए नलिन आचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही प्रेसिडेंट हैं चंडीगढ़ प्रेस क्लब के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर रंजन, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी। जब हम देख रहे थे कि कोरोना की पहली वेव आई तब लोगों को पैंडेमिक का इतना मालूम नहीं था और कहा जा रहा था कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को जो है डायरेक्टली अटैक कर रहा है कोरोना वायरस। लेकिन सेकेंड वेव में जब इसके अलग अलग वेरिएंट सामने आए तो पता चला कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अलावा हार्ट और किडनी को भी डैमेज कर रहा है। ये फैक्ट कितना सही है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया है तो उसकी किडनी पर ज्यादा प्रभाव डल सकता है या फिर सिर्फ जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी किडनी को खतरा है? जो कोरोना पहले जब शुरुआत हुई कोरोना की तो ये देखा जा रहा था कि ये लंग्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। राइट। बट एक्चुअली कोरोना इज़ अ मल्टी सिस्टमिक डिजीज़। ये शरीर के और भी अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है। सो कोरोना के इफ़ेक्ट्स सभी सिस्टम पे हो सकते हैं इंक्लूडिंग द लिवर। तो जब बहुत सीवियर कोविड की डिजीज़ होती है तो इन्फेक्शन लंग्स से आगे फैलकर किडनी में एक्यूट किडनी इंजरी पैदा कर सकता है। राइट। अगर इन्फेक्शन अर्ली स्टेज में कंट्रोल नहीं आता है तो ऐसे में कई लोगों के क्रिएटिनिन बढ़ जाते हैं, उनका पेशाब की आने की मात्रा कम हो जाती है और किडनी फेलियर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राइट। तो ये लगभग 4 से 6% केसेस में जो सीवियर कोविड इन्फेक्शन होता है उनमें ये देखा गया है। ओके। नलिन आचार्य जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जब हम तीसरी वेव की अब बात कर रहे हैं, हालांकि सरकार तब से स्कूल और कॉलेजेस बंद थे, लेकिन अब जब अक्टूबर में यानी कि अगले महीने बात की जा रही है कि पीक आ सकता है केसेस में, ऐसे में आपको लगता है ये टाइमिंग सही है कॉलेजेस या स्कूल खोलने के लिए? मेरा मानना है मैम, जैसे अभी हरियाणा ने ही कल परसों नोटिफिकेशन करके पहली से आगे वाली क्लासों के लिए स्कूल खोल दिए जी। ये इंतज़ार करना चाहिए था इसके लिए। ये मतलब कोरोना की तीसरी लहर, बदलता हुआ मौसम के बीच में इसका खतरा और बढ़ने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। और जो जिन बच्चों के लिए ये स्कूल खोले हैं उनको तो वैक्सीनेशन तक नहीं हुआ। राइट। तो इसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ सकता है। तो ये जो टाइमिंग है ये ठीक नहीं है। सरकार को अभी और 1 महीना इंतजार कर लेना चाहिए था जी। तो ये मेरा मानना है इसके ऊपर। डॉक्टर रंजन, जब हम यूरोलॉजी की बात करते हैं तो जैसे आपने कहा कि किसी भी बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है कोरोना एक टाइम पे, अब तो पोस्ट कोविड सिंड्रोम की भी बात होने लगी है। तो अगर हम यूरोलॉजी की बात करें, क्या कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं इसमें इंक्लूड होते हैं? अगर हम अपनी ऑडियंस के लिए इसे डीकोड कर सकें और इससे जुड़ी जो बीमारियां हैं, खासकर सितंबर का महीना हम प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में भी मनाते हैं, तो क्या कुछ बीमारियां होती हैं और किस तरीके से सिम्टम्स इसके नजर आते हैं? सोनिया, जो यूरोलॉजी का सिस्टम है, यूरोलॉजी का मतलब है जो भी ऑर्गन्स हमारे शरीर में पेशाब से संबंधित काम कर रहे हैं उसको हम यूरोलॉजिकल ऑर्गन्स कहते हैं। राइट। जिसकी शुरुआत किडनी से होती है। किडनी में पेशाब बनता है और सारे टॉक्सिन्स जो होते हैं बॉडी की, जो भी जहर होता है वो फिल्टर होता है और पेशाब के रूप में वहाँ से यूरेटर, एक नली होती है जिसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो कि रिप्रोडक्टिव लाइफ में मेल्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और फिर पेशाब की थैली से नीचे यूरेथ्रा के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। तो मेनली यूरोलॉजी में ये 4 ऑर्गन्स कवर होते हैं जिसमें कि किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और प्रोस्टेट, ये सबसे मेन ऑर्गन्स हैं। जी। जो बीमारियां हैं गुर्दे की वो कई प्रकार की हो सकती हैं, इंक्लूडिंग किडनी फेलियर, किडनी कैंसर, इन्फेक्शंस, यूटीआई, पेशाब की थैली में इन्फेक्शन हो सकता है, स्टोन हो सकते हैं और सबसे ज़रूरी जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड का, जो कि इस समय सितंबर का महीना प्रोस्टेट के कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है।
तो प्रोस्टेट की दो बीमारियां बड़ी कॉमन है, एक तो बीपीएच कहते हैं जिसको कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, और दूसरी प्रोस्टेट कैंसर। तो बीपीएच उतनी जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जी। और ये बीमारी ऐसी है जिसकी वजह से मरीजों को काफ़ी नुकसान हो सकता है जी। तो ये कॉमन बीमारियां हैं यूरोलॉजी में जो हम लोग इनके सिम्टम्स पर भी हम बात करेंगे, लेकिन नलिन आचार्य जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि हमने देखा कि प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है और हम देखें अगर अपने कैलेंडर में भी तो कहीं ना कहीं हम जो है कि मेडिकल स्पेशलिटीज़ हैं, इनके जो कंडीशंस हैं, मेडिकल कंडीशंस हैं, उस पर एक अवेयरनेस वीक या अवेयरनेस मंथ रखा जाता है। तमाम सालों से ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अगर हम भारत देश की बात करें पर्टिकुलरली, यहाँ के लोग हेल्थ इंडाइसिस को लेकर या फिर हेल्थ अवेयरनेस में आपको लगता है कितने संजीदा हैं लोग, या वाकई इन चीज़ों का असर पड़ता है? ठीक है, इन चीज़ों का असर पड़ता है मैम। जैसे इसकी अवेयरनेस के लिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये मंथ इसका प्रोस्टेट कैंसर का अवेयरनेस का हम मना रहे हैं, तो ये मीडिया में इस चीज़ का कोई हाईलाइट नहीं है। राइट। लोगों तक ये चीज़ कैसे पहुंचे? एक तो मीडिया ही एक ऐसा साधन है जिससे इसको लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे वो अवेयर हो सकें, जिससे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें। जी। तो ये मीडिया का एक जो हमारा रोल होना चाहिए, ये मतलब डॉक्टर फेटर्नरी का भी एक होना चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है, उससे तो 1 मिनट में सभी जगह वर्ल्ड में कहीं किसी कोने में पहुंच सकते हैं। तो ये मेरा मानना है कि इसको अवेयर करने के लिए एक कैंपेन, मतलब हर बीमारी के लिए जो अलग अलग कैलेंडर बने हुए हैं, मंथ बने हुए हैं, तो उसके ऊपर मीडिया में जो आना चाहिए वो तो डॉक्टर फेटर्नरी की तरफ से ही आएगा, तो तभी पता लगेगा जिससे लोगों तक हम पहुंच सके। मीडिया का एक प्रोएक्टिव रोल जो है हम अदा कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर रंजन, हम जानना चाहेंगे कि अपने प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस जो मंथ चल रहा है, अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें, क्या रोल है जो मेल बॉडी है उसमें उसका, और उसके साथ ही प्रोस्टेट से रिलेटेड क्या कुछ बीमारियां जो सिम्टम्स हैं उसे दिखते हैं, और कब ऐसी स्टेज आती है जब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है? जो प्रोस्टेट हमारे शरीर में पेशाब की थैली के नीचे एक आलमंड के शेप की तरह ग्लैंड होता है जी। इसका वजन करीब 10 से 15 ग्राम होता है एक नॉर्मल आदमी में, और जब एक दिस इज प्रेजेंट ओनली इन मेल्स, आदमियों में ही होता है, विमेन में नहीं होता, और इसका मेन रोल रिप्रोडक्टिव ईयर्स में होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सिक्रीशंस होते हैं ये स्पर्म को या सीमेन को एनरिच करते हैं, जिससे स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी रहे, और प्रेगनेंसी में उसका काफ़ी रोल होता है। लगभग 40-45 वर्ष की आयु के बाद ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, ग्रे होते हैं, उसी तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड में भी एजिंग होती है, उसमें स्ट्रोमल कंपोनेंट बढ़ता है, उसका वजन बढ़ता है, और वो थोड़ा बहुत दबाव पैदा करता है पेशाब की थैली के ऊपर। इसकी वजह से बहुत सी तरह के सिम्टम्स मेल्स में आते हैं, जिनमें कि सबसे कॉमन सिम्टम होता है पेशाब में जोर लगाना, या पेशाब की धार का कमज़ोर पड़ना, पेशाब करने के बाद ऐसा लगना कि पेशाब अच्छे से खुल के नहीं हुआ और मुझे दोबारा से पेशाब जाने की हाजत हो रही है। कई दफ़े बहुत जल्दी बार बार पेशाब करने के लिए जाना, रात में पेशाब करने के लिए उठना 3 से 4 दफ़े। कई दफ़े ऐसा होता है कि पेशाब में जलन बहुत ज़्यादा होती है, खून आ जाता है, या फिर किसी एक्सट्रीम स्टेजेस में पेशाब बंद हो सकता है, रुक भी सकता है। तो प्रोस्टेट की जो सिम्टम्स हैं ये काफ़ी कॉमन होते हैं, और अगर हम देखें स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से तो मोर देन 80 to 90% ऑफ मेन विल हैव सम काइंड ऑफ प्रोस्टेट सिम्टम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। प्रोस्टेट की 2 मेजर बीमारियां हैं, एक तो है बीपीएच और दूसरी है कैंसर प्रोस्टेट। जो कैंसर प्रोस्टेट है वो ऐसी बीमारी है जिसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, और इनिशियल स्टेज में इसके कोई सिम्टम नहीं होते। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब तक सिम्टम होते हैं तब तक ये बीमारी काफ़ी एडवांस हो चुकी होती है। अगर हम पश्चिमी देशों में देखें और विकसित देशों में देखें तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसको कि हम सीरम पीएसए कहते हैं। तो वहाँ पे पूरे देश में स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं कि जिस भी पुरुष की आयु 40 वर्ष से अधिक है उनको साल में 1 दफ़े पीएसए टेस्ट कराना या एक किसी यूरोलॉजिस्ट द्वारा अपने आप को एग्जामिन कराना अनिवार्य होता है।
तो उसका पर्पस यही है कि हम प्रोस्टेट कैंसर को एक अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकें और समय रहते उसका बहुत अच्छा इलाज किया जा सकता है जी। वरना एक दफ़े जब वो प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट से निकल के लिम्फेटिक्स में, खून की नसों में, हृदय में या लंग्स, लिवर में फैल जाती है, तब उसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और मरीज को तकलीफें भी बहुत सी होती हैं जी। तो जो सितंबर का महीना है ये प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस का महीना है और मेरी सभी दर्शकों से यही गुजारिश है कि अपने घर में, अपने परिवार में, फ्रेंड्स एंड फैमिली, जहाँ कहीं भी जो भी लोग मेल्स 40 साल से ज़्यादा एज के हैं उनको इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करें। उनके कोई पेशाब संबंधित सिम्टम्स कई दफ़े लोग छुपा जाते हैं, उनको लगता है कि उम्र के साथ पेशाब की धार कमज़ोर हो गई, इट इज़ नेचुरल, परंतु ऐसा नहीं है। उनसे डिस्कस करें और अगर हो सके तो उनको किसी पास के डायग्नोस्टिक सेंटर में ले जाके उनका एक पीएसए का टेस्ट जरूर कराएं और अगर वो एबनॉर्मल आता है तो किसी न किसी चिकित्सक की सलाह जरूर लें। जी, और इसके साथ बहुत सारे मिथ्स और स्टिग्मा भी जुड़े हुए हैं, उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नलिन आचार्य जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखते हैं जहाँ पे हमने कोविड के समय में भी देखा कि शुरुआत में जब लोग वैक्सीन लगाने से हेजिटेट कर रहे थे तो लोगों ने देसी इलाज करना ज़्यादा ज़रूरी समझा और आज भी हम देख रहे हैं कि जो लोग डॉक्टर्स नहीं हैं अपना एक एक्सपीरियंस जो है बताकर वो यूट्यूब चैनल्स भरमार हम देख सकते हैं कि कैंसर तक के इलाज की बात करते हैं कि 1 महीने में उनका कैंसर ठीक हो सकता है। आपको लगता है कितना डैमेजिंग है और साथ ही साथ इसको दूर करने के लिए आपको लगता है कि हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए देश में एक मेडिकल जर्नलिज्म की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल ज़रूरत है, मेडिकल जर्नलिज्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह यूट्यूब में हर किसी के पास कैमरा है वो लेके अपना शुरू हो जाता है जी। तो ये एक डैमेजिंग है, मतलब ये हेल्थ सिस्टम के लिए भी डैमेजिंग है जी। जब किसी को बीमारी है तो उसको इलाज के लिए डॉक्टर, प्रॉपर डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, ना कि वो जो यूट्यूब पे चैनल पे चल रहा है उसके ऊपर अपना इलाज करें, उससे और बीमारियां बढ़ जाती हैं जी। तो ये ठीक है, आपने कहा कि मेडिकल जर्नलिज्म की ज़रूरत है तो हमारे चैनल्स में तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं। न्यूज़पेपर में भी एक पन्ना वीकली आता है अखबारों में हेल्थ के ऊपर, लेकिन फिर भी इसके लिए प्रॉपर जो है वो इस जो यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हेल्थ प्रोग्राम लोग डाल रहे हैं उसके बजाय प्रॉपर डॉक्टर्स के पास इतना आजकल हमारा सिस्टम, ताकि डीकोड करके हम ऑडियंस तक जो है वो पहुंचा सकें, तो अपना इलाज डॉक्टर से ही, प्रॉपर डॉक्टर से ही लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। डॉक्टर रंजन, आपसे भी मैं इस पर आपका टेक जानना चाहूंगी। और दूसरी बात ये कि जब हम ये जो बीमारियां हैं, अलग अलग बीमारियां, कैंसर के ठीक होने का भी दावा किया जाता है, कितना आपको लगता है गंभीर है ये, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास डिग्री भी नहीं है और वो जो इस तरीके की जो यूरोलॉजी से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं या बीमारियां जो हैं उसके प्रति जो लोग एक दिन में कोई चीज़ें गर्म भी खा रहे हैं, कोई ठंडी चीज़ें खा रहे हैं जो सीजनल भी शायद नहीं है, कितना डैमेजिंग आपको लगता है? एक्चुअली अगर हम एलोपैथी की बात करें जो मॉडर्न मेडिसिन है, तो इसको हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब होता है कि कोई भी अगर हमने इलाज की प्रक्रिया या पद्धति अडैप्ट की है तो उसके पीछे एक अच्छी पॉपुलेशन में रिसर्च हुई है, उस ट्रीटमेंट को देखा गया है, उसकी सेफ्टी इस्टेब्लिश हुई है, उसकी इफेक्टिवनेस इस्टेब्लिश हुई है और उसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी इस्टेब्लिश हुए हैं। और इन चीज़ों को जब एनालाइज करके देखा गया कि मरीज को फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है और साइड इफेक्ट्स कम हो रहे हैं, वो एविडेंस क्रिएट हुआ, तब वो चीज़ मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस में आती है। जो हमारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं या जो अलग तरीके से लोग इलाज करते हैं उनमें कहीं भी साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड नहीं है। वो लेवल 4 एविडेंस है। लेवल 4 का अर्थ होता है कि अपने अपने एक्सपीरियंस से जिसको जो एक्सपीरियंस हुआ उसने उसको अडेप्ट किया, उसको प्रैक्टिस किया और उसको इम्प्लीमेंट किया और लोगों तक उसको पहुंचाया। तो ऐसा नहीं है कि सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज बहुत खराब हैं या बहुत वो, मैं सिर्फ एविडेंस की बात कर रहा हूँ। एविडेंस वाइज कई बीमारियां ऐसी हैं जिनमें कि हमें उस ट्रीटमेंट का, उस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट भी पता है कि अगर हम ये दवाई लेंगे तो हमारी खुजली तो ठीक हो जाएगी लेकिन हमें इससे गुर्दा फेल हो सकता है, ये हमें मालूम है। तो साइड इफेक्ट का पता होना बहुत जरूरी है और वो किस प्रकार से बॉडी में हार्म पहुंचा रही है। जो बहुत सी ऐसी आजकल एजेंसीज हैं, अखबारों में एड्स आते हैं, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे लोग प्रमोट कर देते हैं। तो हमारे देश में थोड़ी सी रेगुलेशन होनी चाहिए कि साइंटिफिक बैकग्राउंड के जो भी ऐसे एड्स आ रही हैं उनकी लिमिटेशन होनी चाहिए, साइंटिफिक बैकग्राउंड, उनके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स चेक होने चाहिए और
लोगों को बहुत ज़्यादा भ्रमित नहीं होना चाहिए इन चीज़ों से, बिकॉज मेनी अ टाइम्स दे शो वेरी ड्रामेटिक रिजल्ट्स ऑन द टीवी। आई हैव सीन मेनी चैनल्स हु आर क्योरिंग किडनी फेलियर विद अ झाड़ू, जो कि प्रैक्टिकली नहीं है। तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर देते हैं और बहुत ज़्यादा डिलाइट कर देते हैं कि लोग उनकी तरफ आंख मूंद के फॉलो करने लगते हैं, उनको फॉलो करने लगते हैं। नलिनी आचार्य जी, आपसे मेरा सवाल है, जैसा वो कह रहे हैं कि मिथ बस्टर्स की जरूरत है, जो चेक एंड बैलेंसेस की हम या मॉनिटरिंग की बात करें तो वहां पे शायद मीडिया बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा कर सकता है कि जो भी बीमारी है हमारे पूरे शरीर से, अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें तो हर चीज से जो एक भ्रम जुड़ा हुआ है साथ में, और इस तरीके के जो हम चैनल्स देखते हैं इस पर फोकस करके एक कॉलम शुरू होना चाहिए। बिल्कुल, मैं पहले भी कहा है इसके बारे में। तो ये मतलब जैसा भ्रमित, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि किडनी का झाड़ू के साथ इलाज दिखा दिया, तो ऐसे कई मतलब इलाज देखने को मिल रहे हैं। मतलब यूट्यूब आप उठा लो या दूसरा चैनल कोई भी उठा लो, लेकिन जो हमारे जो मीडिया के जो प्रॉपर चैनल हैं या न्यूज़पेपर हैं, उसमें ऐसा भ्रमित नहीं है, मेरा जो मानना है जी। तो इसके लिए तो मेरा यही मानना है कि ऐसी चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सरकार की भी कोई पॉलिसी इसके ऊपर होनी चाहिए जिससे लोग भ्रमित ना हो, और प्रॉपर मतलब आजकल तो इतना ज़्यादा सिस्टम हमारा अवेलेबल है जिससे आप अपना इलाज बड़ी इजीली करवा सकते हैं। डॉक्टर अवेलेबल हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन क्राइसिस की जगह इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, ताकि लोग जिससे कंफ्यूजन की स्टेट में आ रहे हैं। राइट। डॉक्टर रंजन, आपसे मैं जानना चाहूँगी, प्रोस्टेट कैंसर की जब हम बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि पेशाब का रुक जाना या फिर बार बार जो इनकॉन्टिनेंस की बात, और इस साल का जो रखा गया है कि इनकॉन्टिनेंस पर बात हो, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। और जो ये स्टिग्मा और जो मिथ्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, लोगों को लगता है कि यूरोलॉजी से संबंधित जो भी बीमारी है उसके डॉक्टर तक जाने से थोड़ा हेजिटेट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ गलत जो है हमारे शरीर में हो रहा है। उसके बारे में बताएं। जो प्रोस्टेट की दो मेन बीमारियां हैं, बीपीएच और प्रोस्टेट कैंसर। तो बीपीएच आमतौर पर मोर देन 70-80% मेल्स में होती ही है किसी न किसी स्टेज ऑफ लाइफ में आफ्टर 50-60 ईयर्स। होता क्या है कि जैसे जैसे लोग एजिंग होती है, उनके शरीर की ताकत कम पड़ती है, बाल सफ़ेद होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आदमी इस चीज़ को भी एक पार्ट ऑफ एजिंग मान लेता है कि पेशाब की धार कमज़ोर हो गई या जोर लगा के पेशाब करना पड़ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो उनका पीयर सर्कल है, लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तो 8-10 लोग सेम उम्र के होते हैं जिनकी उम्र 60-65 ईयर्स होती है, और सभी को लगभग इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो वो आपस में डिस्कस करके अपना इलाज स्वयं करते रहते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये चीज़ नॉर्मल है। शर्मा जी को भी यही बीमारी है, मिश्रा जी को भी यही बीमारी है, तो ये लगता है कि दिस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग, बट इन रियलिटी एवरीबॉडी इज डिफरेंट। हर आदमी का शरीर डिफरेंट है, हर आदमी में पेशाब के जो लक्षण हैं वो भले सेम हो सकते हैं, लेकिन वो बीमारी किसी की प्रोस्टेट कैंसर हो सकती है, किसी की स्ट्रिक्चर हो सकती है, किसी की बीपीएच हो सकती है। तो इसमें सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ इलाज से जरूर दूर रहना चाहिए। और बहुत ही लगे कि कोई भी, जैसे मैंने जो लक्षण बताए कि पेशाब की धार में कमजोरी, पेशाब में जोर लगाना, पेशाब की धार का टूट टूट के आना, या पेशाब करते समय पेशाब बिल्कुल पैरों के पास गिर जाना, पजामा गीला हो जाना, बार बार उठना पेशाब करने के लिए, पेशाब लगने की वजह से इतनी जोर की हाजत होना कि जब तक हम टॉयलेट तक पहुंचे पेशाब लीक कर जाना। तो ये सब कुछ एक सिम्टम्स होते हैं जो कि थोड़ा सा टैबू भी क्रिएट करते हैं। लोग सोचते हैं कि अब मेरा पेशाब लीक कर रहा है, मैं ये तो उम्र की वजह से है, मैं क्यों डॉक्टर के पास जाऊं, मुझे डायपर लगाना पड़ता है, मैं किससे डिस्कस करूं, बच्चे बिजी हैं अपना काम काज में। तो इन वजहों से ये सब बीमारियां इग्नोर होती रहती हैं, जिसके इम्पैक्ट बड़े डेंजरस हो जाते हैं आगे चल के। डॉक्टर रंजन, अगर हम बात करें इसकी ट्रीटमेंट की प्रोस्टेट कैंसर के, तो रोबोटिक सर्जरी जो है बिल्कुल नया है और लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं है कि किस तरीके से जो है ये सर्जरी होती है, और इसका रीअकरेंस जो रेट है प्रोस्टेट कैंसर का वो क्या है। अगर एक बार जो व्यक्ति है वो ठीक हो जाता है प्रोस्टेट कैंसर से, क्या वो रीअकरेंस हो सकती है उसकी? और दूसरा कि सक्सेस रेट रोबोटिक सर्जरी का क्या है? प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कि लगभग हर स्टेज में बहुत अच्छा इलाज संभव है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, जिसको कि पहली स्टेज को मेडिकल भाषा में हम लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ही है वो कैंसर लिमिटेड, और इसको हम किसी भी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, चाहे सर्जरी, रेडियोथेरेपी या किसी भी ट्रीटमेंट से हम इसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी स्टेज होती है लोकली एडवांस्ड डिजीज। लोकली एडवांस्ड का अर्थ होता है कि जो कैंसर है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से थोड़ा सा निकल के सेमाइनल वेसिकल्स में, आसपास के एरिया में
थोड़ा सा फैल गया, लेकिन जी। अब भी हम किसी एक डेफिनेटेड ट्रीटमेंट से इसको पूरा सर्जरी से निकाल सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। ओके। और तीसरी स्टेज होती है जबकि वो प्रोस्टेट और एडजॉइनिंग एरिया से निकल के लंग्स में पहुंच गया है, लिवर में पहुंच गया है, पूरी बॉडी में फैल गया है, तो इसको मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं। इसमें फिर बहुत लिमिटेड ट्रीटमेंट के ऑप्शंस रह जाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख हार्मोन थेरेपी और कीमोथेरेपी है। ओके। जब लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर है, इसके लिए रोबोटिक सर्जरी एक बहुत ही अच्छी वैज्ञानिक और बहुत ही मॉडर्न टेक्निक है। ओके। जो रोबोट की इन्वेंशन ही हुई थी रोबोटिक सर्जरी की। जब हम बात करते हैं तो रोबोटिक सर्जरी चिकित्सा की एक ऐसी पद्धति है जो कि लैप्रोस्कोपी से भी एडवांस्ड है। इसमें शरीर में 2-3 छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर 8 mm के छेद किए जाते हैं, जिसके द्वारा एक रोबोट का कैमरा अंदर जाता है पेट के अंदर जी। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो पेल्विस के डीप हिस्से में होती है, जिसकी वजह से इसकी ओपन सर्जरी बहुत ही मुश्किल होती है। बहुत ब्लड लॉस होता था, इसीलिए ज़्यादातर सर्जन इस सर्जरी को करते नहीं थे और लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर को भी कई लोग हार्मोन थेरेपी से ट्रीट करते थे। विद एडवेंट ऑफ रोबोट ये सर्जरी बिल्कुल मिराकुलस हो गई है, बिकॉज रोबोट की आर्म्स और उसका कैमरा बिल्कुल डीप सीटेड पेल्विस में चले जाते हैं। वहाँ पे इस कैंसर का बहुत ही अच्छा ऑपरेशन हो सकता है, होता है, जिसमें ब्लड लॉस भी बहुत कम होता है और पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। नॉर्मली मोर देन 90% पेशेंट सेकेंड डे घर चले जाते हैं। ब्लड लॉस बहुत कम होता है, खून चढ़ाने की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, पेन बहुत कम होता है और कैंसर कंट्रोल का सबसे अच्छा तरीका है। मोर देन 98% सक्सेस रेट है आज की तारीख में रोबोटिक सर्जरी द्वारा प्रोस्टेट कैंसर का। तो रोबोटिक सर्जरी अब इंडिया में भी बहुत से सेंटर्स में उपलब्ध हो गई है। दिल्ली में, मुंबई में, चंडीगढ़ में हम लोग के पास कई लेटेस्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी आ गई है। रोबोटिक सर्जरी is the most effective way to treat localized prostate cancer. जी। अगर एक बार अगर प्रोस्टेट कैंसर ठीक हो जाता है तो इसकी रीअकरेंस का भी कोई रेट है कि दोबारा से हो बहुत सकता है? कम होती है। जो प्रोस्टेट कैंसर ठीक हो जाता है तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक चीज़ कहते हैं जिसमें कि PSA का बढ़ना और दूसरी चीज़ प्रोस्टेट कैंसर का दोबारा बढ़ना। ओके। तो प्रोस्टेट कैंसर का दोबारा बढ़ना बहुत ही कम है। मतलब अगर मैं स्टैटिस्टिक्स में बात करूं तो लेस देन 1% रिकरेंस रेट्स होती हैं अगर उनकी अच्छी रोबोटिक सर्जरी हुई है। और अगर अनफॉर्चुनेटली रिकरेंस होती भी है तो उसका लोकलाइज्ड कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है। ओके। सो ओवरऑल जो प्रोग्नोसिस है प्रोस्टेट कैंसर की वो बहुत अच्छी होती है, प्रोवाइडेड कि हम इसको सही समय पर डिटेक्ट कर पाएं, जो कि स्क्रीनिंग से ही संभव है। और इसीलिए अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि लोगों को अभी इसके बारे में पता ही नहीं है कि स्क्रीनिंग से पता चले। जब तक सिम्टम आते हैं तब तक देर बहुत हो चुकी होती है और वो कैंसर काफी हद तक बॉडी में फैल चुका होता है। बिल्कुल, ये स्क्रीनिंग तभी पॉसिबल है जब PSA का कितना होना चाहिए नॉर्मल? उसमें जो PSA है टेस्ट, PSA का टेस्ट का मतलब होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो ये नॉर्मल आदमी का 1 से 4 नैनोग्राम पर डेसीलीटर लेवल आता है जी। जब प्रोस्टेट कैंसर होता है तो उसके सेल्स PSA ज़्यादा बनाते हैं, तो उस आदमी का PSA 4 से ज़्यादा हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है। तो इस तरह से PSA का टेस्ट अगर हम करा लेते हैं तो बहुत इजीली, अगर स्क्रीनिंग में हमने PSA का टेस्ट करा लिया, जैसे हीमोग्लोबिन करा लेते हैं अनीमिया का टेस्ट देखने के लिए, तो अगर PSA जिसका भी 4-6 से ज़्यादा है, अगर वो सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो तुरंत उसकी डायग्नोसिस हो जाती है, बीमारी पकड़ में आ जाती है और सही समय पे इलाज हो जाता है। एक और सवाल डॉक्टर रंजन, बहुत जाते जाते मैं चाहूँगी कि जो हाई BP और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी यूरोलॉजी हेल्थ, अगर उनकी किडनी क्योंकि सबसे ज़्यादा डैमेज जल्दी होती है, तो ऐसे में उनको आप क्या सलाह या मैसेज देना चाहेंगे? और साथ ही जो वाटर इनटेक है एक आम इंसान के लिए और जो लोग BP या डायबिटिक हैं, किस तरीके का वाटर इनटेक होना चाहिए? क्योंकि इसके भी अलग अलग ओपिनियंस हैं कि जब प्यास लगती है तब पानी पियो, कईयों का कहना है कि नहीं 3 से 4 लीटर पानी एक दिन में पीना चाहिए। और क्या ये सीजनली चेंज भी होता रहता है वाटर इनटेक? जो किडनी है इसके इंसल्ट्स होती हैं, कुछ चीज़ें इस किडनी को इंसल्ट पहुंचाती है, जैसे कि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाई ब्लड शुगर लेवल, हाई ब्लड प्रेशर। किडनी इज़ अ वेरी फंक्शनल ऑर्गन। ये फंक्शन करती है बॉडी के बाकी मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग। कितना ब्लड प्रेशर उसमें जा रहा है, कितनी प्रेशर से ब्लड पंप हो रहा है, कितना उसमें ब्लड शुगर लेवल है, जिससे जो खून की धमनियां हैं किडनी की उसमें नुकसान पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर 2 ऐसी बीमारियां हैं जो कि लगभग 60% किडनी फेलियर
पैदा करती हैं अगर इसको सही समय पर हम कंट्रोल नहीं कर सके। अगर बहुत 10 साल तक 15 साल तक ब्लड प्रेशर हाई है या फिर डायबिटीज़ है जिसमें शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ऐसे में ये किडनी धीरे धीरे खराब होने लगती है, जिसको कि मेडिकल भाषा में टारगेट ऑर्गन डैमेज कहते हैं। ये दोनों बीमारियां कुछ टारगेट ऑर्गन्स हैं बॉडी में, जैसे हार्ट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक जैसी स्थिति उत्पन्न करती हैं, ब्रेन में खून की नसों में स्ट्रोक जैसी स्थिति उत्पन्न करती हैं, पैरालिसिस का अटैक हो जाए। उसी तरह से गुर्दे में नेफ्रोपैथी उत्पन्न करती हैं, जिससे कि पेशाब बनाने की जो क्षमता है किडनी की वो कम होती जाती है और किडनी फेलियर की स्थिति में आती जाती है। इसका एक सीरम क्रेटिनिन नाम का टेस्ट होता है जिसकी नॉर्मल वैल्यू लेस देन 1.5 होती है, तो वो बढ़ने लगता है, वो जहर का लेवल बढ़ने लगता है, ताकि उसी टेस्ट से इस बीमारी के बारे में पता चलता है जी। अच्छा, जहाँ तक आपका सेकंड क्वेश्चन है वाटर इनटेक का, तो एक लगभग सामान्यतः अगर हम मान लें एक एवरेज आदमी का वजन अगर 60 किलो है तो उसका करीब करीब यूरिन आउटपुट 1.5 से 2 लीटर होना चाहिए 24 घंटे में। जब भी हम यूरिन आउटपुट की बात करते हैं तो 24 घंटे की बात करते हैं। सुबह 8 बजे से लेके अगले दिन सुबह 8 बजे तक कितना पेशाब आया, तो एक नॉर्मल 60 किलो के आदमी को लगभग 1.5 से 2 लीटर पेशाब आना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग वाटर इनटेक रेगुलेशन होना चाहिए। अगर गर्मी का महीना है या फिर हम किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे पसीना बहुत आता है, माइनर्स हैं या बहुत गर्मी में काम कर रहे हैं, या फिर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं जिसमें पसीना निकलता है, तो हमें उसी हिसाब से वाटर इनटेक बढ़ा लेना है। एक रफ बैलेंस के हिसाब से पेशाब में 2 चीज़ों का इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे पता चलता है कि आपके शरीर में पानी की कमी है? नंबर एक तो पेशाब का जो नॉर्मल कलर होता है वो एम्बर कलर होता है, लगभग कलरलेस होता है। अगर वो पेशाब गाढ़ा होने लगे, ज़्यादा पीला लगने लगे, तो इसका मतलब आपको पानी की कमी हो रही है, आप कम पानी पी रहे हैं। और दूसरी चीज़, कई दफ़े पेशाब में जलन होने लगती है। तो ये 2 सिम्टम्स ऐसे हैं जिससे आदमी को अलर्ट हो जाना चाहिए कि मुझे पानी का इंटेक बढ़ाना है। जो भी मात्रा में मैं पानी ले रहा हूँ उससे करीब करीब 500 ml 1 लीटर और ऊपर जाना है। तो जो डिहाइड्रेशन है ये भी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। अगर किडनी को एडिक्वेट पानी नहीं मिलेगा तो ये किडनी हल्के हल्के धीरे धीरे सूखने लगती है और श्रिंक करने लगती है। तो वाटर इनटेक कीप्स ऑन चेंजिंग विद सीजन। अगर आप विंटर्स में हैं तो थोड़ा कम पानी पिएंगे, अगर समर में है तो ज़्यादा पानी पिएंगे। लगभग एक बेसलाइन जो ध्यान रखने वाली बात वो है कि 24 घंटे में 1.5 से 2 लीटर पेशाब होना चाहिए। पेशाब लगभग कलरलेस होना चाहिए, ज़्यादा पीला या गाढ़ा नहीं होना चाहिए, और पेशाब में जलन नहीं होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो मतलब आपके पानी के इंटेक की मात्रा बिल्कुल एडिक्वेट है। चलिए, जाते जाते बहुत कम समय हमारे पास बचा है। नलिन आचार्य जी, मैं चाहूंगी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर आप कहना चाहें कि हालांकि कोविड की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड समय में हमने वैक्सीन भी तैयार कर दी थी, लेकिन आपको लगता है कि देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी भी ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। आज की डेट में तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। फिर भी जैसे कोविड के सेकंड दौर के बीच में हमने देखा कि हमारा सारा सिस्टम लगभग क्लैप्स हो गया, ठप हो गया, जिससे कई लोग हमारे से चले गए, दूर चले गए। तो मतलब इसके ऊपर हमें हेल्थ के ऊपर और भी अभी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। बाहर के देशों में जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी है वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में भी आनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसके लिए जरूरी है, इकोनॉमी के लिए भी और ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। इसके ऊपर बहुत काम करने वाला काम की ज़रूरत है अभी। तो हमारे पास बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं इस वक्त, बेस्ट सुविधाएं अवेलेबल है, लेकिन इसको और इम्प्रूव करने की अभी ज़रूरत है। हमें कोरोना ने हमें सिखा ही दिया है जी। जाते जाते प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ जो चल रहा है, आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मेरी सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपके परिवार में जो भी लोग मेल्स 40 ईयर्स से ज़्यादा एज के हैं तो उनसे ज़रूर एक दफ़े पूछें कि पेशाब में कोई परेशानी तो नहीं है, धार कमज़ोर तो नहीं है, रुक के तो नहीं आता पेशाब, या उनको ऑब्ज़र्व करें कि रात में वो बार बार पेशाब जाने के लिए उठ तो नहीं रहे हैं जी। और उनको ज़रूर सजेस्ट करें कि किसी भी नज़दीकी लैब में जाके जब उनके हेल्थ टेस्ट होते हैं, कोई और टेस्ट हो रहा हो, तो एक सीरम PSA का टेस्ट ज़रूर कराएं। ठीक है। और अपने एल्डर्स को ज़रूर ये बताएं कि प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि सिर्फ अवेयरनेस से पकड़ में आ सकती है। कोई भी डॉक्टर इसको तभी पकड़ सकता है जब पेशेंट सही स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंचे, और इसके लिए एजुकेशन और अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करें जी। और इसका जिक्र करें, और कोई भी सिम्टम किसी को हो तो उसे फ़ौरन किसी स्पेशलिस्ट चिकित्सक की सलाह के लिए बताएं। एक मैं पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, कम शब्दों में इसका लीकर
और जो नॉन वेज वाले हैं उनका क्या इसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट उसके ऊपर? जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है वो थोड़ा सा बीपीएच के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बीपीएच उनमें होता है, बट बीपीएच इज़ अ बिनाइन डिजीज। प्रोस्टेट कैंसर का डायरेक्ट लिंक नॉन वेज डाइट से या लिकर से नहीं है। नहीं, ओके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कार्यक्रम में आने के लिए और ये तमाम बातें जो है हमारे साथ साझा करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारा चैनल डीडी पंजाबी सैटेलाइट के सभी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है और हमारा ये कार्यक्रम ये हमारे आप यूट्यूब चैनल डीडी चंडीगढ़ पर भी देख सकते हैं। आप उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। विशेष में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।